अयोध्या वो जगह जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, वो राम मंदिर जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं। लेकिन अगर उसी चढ़ावे पर कोई चोरी कर रहा हो, अगर भगवान के नाम पर चढ़ाए गए नोट भगवान तक पहुंचने से पहले ही गायब होने लगे, अगर गिनती करने वाले ही चढ़ावे पर हाथ साफ करने लगे, तो क्या होगा? आज जिस खुलासे की हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ करोड़ों रुपए की चोरी की कहानी नहीं है, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर सवाल है। क्योंकि जांच में जो सामने आया है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, बल्कि पुलिस और एसआईटी की जांच का वो सच्चाई वाला हिस्सा भी है जो सबको हैरान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। जांच के मुताबिक मार्च 2025 में नौकरी मिलने के कुछ ही महीनों के बाद कुछ कर्मचारियों ने चढ़ावे में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। शुरुआत सिर्फ 1 या 2 500 रुपए के नोट से की गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े चढ़ावे में अगर 1-2 नोट कम हो जाए तो गिनेगा कौन। लेकिन यहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी चोरी जो धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहा था। जांच ये कहती है कि एक से शुरू किया, दूसरे ने देखा, फिर तीसरा इससे जुड़ गया और देखते ही देखते पूरा एक गिरोह इसमें तैयार हो गया। यानी पहले एक, फिर 2, फिर कई लोग और फिर भगवान के चढ़ावे पर सामूहिक डाका। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि सभी ने मिलकर करीब 2 से 3 करोड़ रुपए तक की चोरी की। और सिर्फ इतना नहीं, इन पैसों से जमीन खरीदी गई, मकान तैयार किए गए, कार खरीदी गई, कुछ संपत्तियां अयोध्या के बाहर तक खरीद ली गई। सोचिए कि 18 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी, लेकिन कुछ ही महीनों में लाखों रुपए की संपत्ति। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या किसी को पता नहीं चला? क्या किसी ने नहीं देखा? या सब कुछ देखते हुए इसे रोकने वाला कोई नहीं था? पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो पहला दिन कौन सा था जब भगवान के चढ़ावे पर पहली बार हाथ साफ किया गया। किसने इसकी शुरुआत की और कैसे 500 रुपए का एक नोट आगे चलकर करोड़ों की चोरी में बदल गया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कहानी किसी बड़े प्लान से नहीं बल्कि एक छोटी सी लालच से शुरू हुई और मार्च 2025 में राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ नए कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इनकी जिम्मेदारी थी कि भक्तों के चढ़ावे की गिनती करना, दान पात्र खोलना, नोटों को अलग अलग करना, पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से पूरा करना। यानी जिन लोगों पर श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस भरोसे को तोड़ना शुरू कर दिया था, उसे तार तार करना शुरू कर दिया था। जांच के मुताबिक नौकरी मिलने के सिर्फ 2 से 3 महीने बाद कुछ कर्मचारियों ने सोचना शुरू किया कि अगर हजारों लाखों नोटों के बीच से 500 रुपए का सिर्फ 1 या 2 नोट निकाल लिया जाए तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस यहीं से शुरू हुआ चोरी का पहला कदम। पहले 1 नोट निकाला गया, फिर 2 नोट और फिर यह सिलसिला रोज का हिस्सा बनता चला गया। कहा जाता है कि अपराध की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन अगर समय रहते उसे रोका ना जाए तो वो अपराध एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेता है। राम मंदिर इस मामले में इसी तरीके का नजारा दिखाता है। जांच एजेंसियां यही मान रही हैं कि पहले सिर्फ 500 रुपए के नोट, फिर पूरी गड्डियां और फिर उसके बाद लाखों रुपए की हेरा फेरी। सबसे हैरानी की बात है, एक कर्मचारी ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को और धीरे धीरे लालच पूरी टीम में फैलता चला गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब शुरुआती चोरी पकड़ी नहीं गई तो उनका हौसला बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि सिस्टम इतना कमजोर है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। यही वजह थी कि कुछ ही समय के बाद 500 रुपए के 1-2 नोट चुराने वाले कर्मचारी पूरी की पूरी गड्डियां वहां से गायब करने लगे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी रकम गायब होती रही, किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या गिनती करने वाले सिर्फ यही लोग थे? क्या कोई सुपरविजन नहीं थी? क्या हर दिन का हिसाब नहीं मिलाया जाता था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की लगातार कोशिश हो रही है। एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसआईटी की टीम इस जांच में लगी हुई है। जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक करीब 2 से 3 करोड़ रुपए तक की चोरी की बात खुद आरोपी कबूल कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। पुलिस की जांच यही नहीं रुकी है। जब आरोपियों की संपत्तियों की जांच हुई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। 18 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी वाले लाखों की जमीन खरीद रहे थे, मकान, कार, नगद रकम सब कुछ इनके पास मिल रहा था।
और यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि मामला सिर्फ छोटी मोटी चोरी का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहे एक संगठित खेल का ये हिस्सा है। एसआईटी की टीम ने यह भी पूछा कि रकम मंदिर परिसर से बाहर कैसे ले जाते थे, क्योंकि मंदिर में सुरक्षा भी थी, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, बाहर निकलने वालों की जांच होती है, तो फिर करोड़ों रुपए की आखिर हेराफेरी वहां पर कैसे कर ली गई, करोड़ों रुपए यहां से कैसे निकाल लिए गए। इस सवाल का जवाब जो जांच में सामने आया है वो सुनकर, वो तरीका आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये हेराफेरी चल रही थी। ये जो तरीका है ये आपको चौंका देगा, क्योंकि इस चोरी में मोजे का इस्तेमाल हो रहा था, जूते का इस्तेमाल हो रहा था, कपड़े भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। मंदिर परिसर के अंदर जो शौचालय बना हुआ है उसका इस्तेमाल हो रहा था। जांच के मुताबिक मंदिर परिसर से सीधे पैसे बाहर नहीं जाते थे, बाहर निकलने से पहले सुरक्षा जांच होती थी। यही वजह थी कि आरोपियों ने एक अलग तरीका भी निकाला। जब गिनती चलती थी तो आरोपी धीरे धीरे कुछ नोट अपनी जेब में रख लेते थे, कुछ नोट शर्ट के अंदर छिपा लेते थे, कुछ पैंट में छिपा लेते थे, और कई बार तो मोजों का इस्तेमाल, जूतों का इस्तेमाल कर लिया जाता था ताकि पहली नजर में किसी को भी शक ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आरोपी इसी हालत में बाहर निकलते तो पकड़े जाने का खतरा था, इसीलिए उन्होंने चोरी का दूसरा चरण तैयार कर लिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक चोरी किए गए नोट सीधे मंदिर से बाहर नहीं जाते थे, पहले उन्हें मंदिर परिसर के अंदर बने शौचालय तक पहुंचाया जाता था। यानी जो जगह किसी को शक के दायरे में नहीं लगती, वहीं चोरी का अस्थायी ठिकाना तैयार कर दिया गया। ड्यूटी के दौरान थोड़ी थोड़ी रकम वहां पर रखी जाती, फिर मौका देखा जाता, उसे धीरे से बाहर निकाला जाता। यानी एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि कई चरणों में कैश बाहर पहुंचाया जा रहा था। सोचिए, अगर जांच एजेंसियों का दावा सही है तो ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं है, ये एक तय पैटर्न था, एक तरीका जो बार बार अपनाया गया, और शायद इसी वजह से लंबे समय तक किसी को शक नहीं हुआ। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट भी इसी तरीके से इसी तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 ऐसी घटनाएं दिखी जहां कर्मचारी नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों, जेबों, जूते और दूसरे स्थानों पर छिपाकर बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए। यानी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई बहुत देर से शुरू हुई। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर कैमरे लगे थे तो फिर चोरों को पकड़ा क्यों नहीं गया, फिर चोरी महीने तक कैसे यहाँ पर चलती रही? क्या कोई फुटेज देखने वाला नहीं था, या देखकर भी नजरअंदाज वहां पर किया जा रहा था? यानी एक तरफ करोड़ों रुपए का चढ़ावा, दूसरी तरफ सुरक्षा में लगातार लापरवाही, और तीसरी तरफ कुछ कर्मचारियों की बढ़ती लालच। इन्हीं 3 चीजों ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। चौंकाने वाली तस्वीरें भी दिखी। जांच में सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि चोरी के पैसों से जमीन खरीदने, मकान बनवाने, नई कार लेने, गर्लफ्रेंड को घुमाने, उस पर पैसे उड़ाने, जंगल में पार्टी करने तक की बातें सामने आ गई। जब जांच आगे बढ़ी तो आरोपियों की जिंदगी भी जांच के घेरे में आ गई, और यहीं से एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हुए जो पुलिस को हैरान कर रहे हैं। जांच के मुताबिक जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी करीब 18 से 20 हजार रुपए थी, उनके पास लाखों रुपए की नकदी मिलने लगी है। कई लोगों ने तो नई जमीनें खरीद ली, कईयों ने मकान तैयार करवा लिया, कुछ ने अयोध्या से बाहर दूसरे जिलों में जाकर संपत्तियां तैयार कर ली। यानी कमाई छोटी लेकिन संपत्ति बड़ी। यहीं से जांच एजेंसियों का शक यकीन में बदलने लगा। जांच में सामने आया है कि 8 आरोपियों में से 7 लोगों ने चोरी के पैसे से किसी न किसी तरीके की संपत्ति तैयार की है। किसी ने अपने नाम पर तो किसी ने परिवार के नाम पर। यानी अगर सीधे अपने नाम पर खरीदने में खतरा उनको दिखाई दिया तो रिश्तेदारों के नाम का सहारा भी ले लिया गया। सबसे ज्यादा चर्चा इस मामले में अविनाश शुक्ला की हो रही है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से करीब 20 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। पूछताछ में उसने माना है कि चोरी के पैसे से उसने एक कार भी खरीदी, अपने पैतृक गांव में एक नया मकान भी उसने तैयार करवाया, अपने भाई के नाम पर प्रतापगढ़ और सुहावल इलाके में जमीन भी उसने खरीदी। यानी श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पैसा निजी संपत्ति में बदला जा रहा था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, वो ये थी कि जंगलों में पार्टी हो रही थी। पुलिस की पूछताछ में कुछ आरोपियों ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास जंगल वाले इलाके में वो अक्सर इकट्ठा होते थे। वहीं पर खाना पीना चलता था, मौज मस्ती होती थी, और सबसे अहम बात कि यहीं पर चोरी के पैसों का हिसाब किताब भी होता था।
किसे कितना मिलेगा, किसने कितना निकाला है और अगली बार कितना जोखिम लेना है, इन सब पर वहीं पर चर्चा होती थी। अगर ये दावा जांच में सही साबित होता है तो ये सिर्फ चोरी नहीं है बल्कि एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अगर करोड़ों रुपए की चोरी हो रही थी तो आखिर किसी को शक नहीं हुआ क्या? क्या कोई ऑडिट नहीं हो रहा था? क्या हर दिन हिसाब नहीं मिलाया जाता था? या गड़बड़ी होती रही लेकिन उसे समय से गंभीरता से नहीं लिया गया? अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी और पुलिस लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है। अब सिर्फ ये जांच का दायरा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 4 और 5 जून के आसपास ट्रस्ट की टीम और पुलिस ने करीब 89 लाख रुपए और कुछ नकदी आरोपियों के ठिकाने से बरामद की। इसके अलावा पूछताछ के आधार पर दूसरे स्थानों से भी कुछ रकम बरामद कर ली गई है। हालांकि पूरी जांच अभी भी जारी है। बरामदगी का अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। यानी एक तरफ भक्तों का विश्वास, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का चढ़ावा और तीसरी तरफ कुछ कर्मचारियों की लालच। लेकिन क्या सिर्फ कर्मचारियों की जिम्मेदारी है या इस पूरे मामले में सिस्टम की भी बड़ी भूमिका रही? सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को भी उजागर कर दिया है। जांच के मुताबिक काउंटिंग रूम में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों की बार बार तलाशी नहीं लिए जाने की बात सामने आ रही है। बाहर निकलते समय सख्त जांच वहां पर नहीं हो रही थी। कई कर्मचारी अपना निजी सामान अपने साथ अंदर लेकर जाते थे। कई दान पात्रों की रकम एक साथ गिनी जा रही थी और कीमती चढ़ावे का रिकॉर्ड हर स्तर पर मजबूत तरीके से दर्ज नहीं की जा रही थी। यानी सिस्टम में मौजूद कई कमजोरियों ने आरोपियों का काम बहुत आसान कर दिया था। जांच में ये बातें सामने आई है कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम हर समय सक्रिय नहीं रहता था। कई बार कैमरे रिकॉर्डिंग पर थे लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, कोई मौजूद वहां पर दिखाई नहीं देता था। और यही वजह थी कि आरोपी बार बार एक ही तरीका अपना रहे थे। उन्हें लगता था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब जांच सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, पुलिस पूरे सिस्टम की जांच कर रही है। अब तक करीब 60 लोगों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। करीब 140 और लोगों से पूछताछ बाकी है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, कैश गिनने वाले लोग हैं, सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी शामिल हैं। यानी जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। पुलिस ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। अनिल मिश्रा, दूसरे जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, उसकी प्रक्रिया भी जारी है। जांच एजेंसियां बैंक खातों, संपत्तियों, वित्तीय लेन देन इसकी भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, अंतिम रूप से तय अब तक नहीं की जा चुकी है जिम्मेदारी। और ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार है। अब बात ट्रस्ट की प्रतिक्रिया की करते हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आभूषण और दूसरी कीमती चढ़ावे के गायब होने की जो बातें आ रही थी, जो खबरें सामने आ रही थी, वो सही नहीं है। ट्रस्ट ने मीडिया के सामने आभूषण भी दिखाए, दावा किया कि सभी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित हैं। यानी कैश चोरी की जांच और कीमती आभूषणों के मुद्दे दो अलग अलग पहलू हैं। उधर चंपत राय ने कहा कि शिकायत उन्हें खुद एसआईटी को उन्होंने ही दी, जो शिकायत थी उन्होंने खुद जाकर एसआईटी को दी है। उनका कहना है कि पहले ट्रस्ट अपने स्तर पर आंतरिक रूप से जांच कर रहा था। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि शिकायत दर्ज कराने में देरी हो गई। अब यही देरी कई सवालों को जन्म दे रही है। सोचिए कि राम मंदिर, जहां देश ही नहीं दुनिया भर से लोग श्रद्धा लेकर आते हैं, हर श्रद्धालु दान पात्र में सिर्फ पैसे नहीं डालता है, वो अपना विश्वास डालता है। अगर उसी विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ तो ये मामला सिर्फ आर्थिक अपराध का नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी है। लेकिन याद रखिए कि जांच अभी जारी है। कई बातें पूछताछ और जांच के आधार पर सामने आई हैं। अंतिम सच, चार्जशीट और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। फिलहाल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी है, सैकड़ों लोगों से बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, संपत्तियों की जांच हो रही है, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जांच सिर्फ उन 8 लोगों तक सीमित रहेगी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सामने आ जाएगा? सिस्टम की लापरवाही सिर्फ गलती थी या किसी ने आंखें बंद कर रखी थी? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। एक बात तय है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ी बहस बन चुका है।